हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बच्चों मैं आपके इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज योर नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट लेकर के आ गया हूं। बच्चों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। इस चैप्टर में बच्चों आपको कुछ बेसिक बातें बताई जाएंगी। फॉर्मूलाज को कैसे बनाया जाता है, कैसे कन्वर्जन होता है, ये आपको सिखाया जाएगा। और जब ये आप सीख लेंगे तभी जाकर के आप जो है नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए बच्चों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर के इन तक देखिएगा। तो आइए बच्चों, वक्त को बिना वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और सीखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन नेशनल इनकम मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। देखिए बच्चों, हमारे इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, हमारे इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उन सब की मनी के टर्म में वैल्यू आप निकाल लीजिए। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही हैं, उन सब की आप मनी के टर्म में वैल्यू निकाल लीजिए। और उन सब की मनी के टर्म में जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेशनल इनकम रिप्रेजेंट टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all goods and of all final goods and services produced by resident of a country during an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर रेसिडेंट द्वारा जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, उन सब की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वही हमारा नेशनल इनकम होगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। बच्चों अगर आप किसी आम आदमी से पूछेंगे कि सर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो वो बोलेगा जो चीज़ें हमारे दायरे के अंदर आती हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हैं। दायरा मतलब जो बाउंड्रीज गवर्नमेंट द्वारा सेट की गई हैं, उनके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हैं। जो पॉलिटिकल फ्रंटियर गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया है, उनके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी हैं। सर ये पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर विदेश, बॉर्डर के अंदर इंडिया। तो बॉर्डर जो हमारा डिसाइड किया जाता है, उस बॉर्डर के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो हमारी बाउंड्रीज के अंदर है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हमारे बॉर्डर के अंदर है, जो हमारी बाउंड्रीज के अंदर है, उनको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करते हैं। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है? इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हमें लगते तो हैं कि इंडिया में काउंट नहीं होने चाहिए, लेकिन वो काउंट किए जाते हैं। क्यों लगते हैं काउंट नहीं होने चाहिए? क्योंकि वो इंडिया में नहीं है। जिस टाइम पे काउंटिंग हो रही है, जिस टाइम पे हम देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हमारी इंडिया के अंदर हैं, उस टाइम पे वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इंडिया में काउंट किया जाएगा। तो बच्चों इसका सिर्फ एक रीज़न है, एक रीज़न जो बता रहे हो दिमाग में रखिएगा। अगर वो चीज़ें ओन्ड एंड कंट्रोल बाय इंडियन सिटीजन या रेसिडेंट है, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय इंडियन रेसिडेंट है, तो उसको आप इंडिया में काउंट करिएगा। कौन कौन सी चीज़ें सर? एयर स्पेस, टेरेस्ट्रियल वाटर्स, शिप, एयरक्राफ्ट। मान लीजिए कोई शिप है इंडिया की, वो बाहर है, फॉरेन कंट्रीज में खड़ी है, इंडिया की है, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय इंडियन है, क्या उसको हम लोग इंडिया में काउंट नहीं करेंगे? बच्चों ओन्ड एंड कंट्रोल बाय इंडियन है, भले वो बाहर है, उससे मतलब नहीं है, उसको इंडिया में काउंट किया जाएगा। फिशिंग वेसल्स, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, फिशिंग वेसल, शिप, एयरक्राफ्ट, ये चीजें बच्चों भले ही हमारे नेचुरल गैसेस, ऑयल एंड रिक्स, भले ये चीजें हमारे इंडिया के अंदर नहीं हैं, लेकिन इनको इंडियन पर्सन द्वारा, इंडियन रेसिडेंट द्वारा कंट्रोल किया जाए, तो इनको हम लोग इंडिया में काउंट करते हैं। उसके बाद बच्चों एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, ये अब्रॉड में लोकेटेड हैं, लेकिन फिर भी इसको इंडिया में काउंट किया जाता है। कंडीशन क्या है? कि ओन्ड एंड कंट्रोल बाय इंडियन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए इंडियन एम्बेसी जो है फॉरेन कंट्री में है, तो ये इंडियन एम्बेसी जो फॉरेन कंट्री में है वो इंडिया में ही काउंट की जाएंगी। ये जो इंडियन एम्बेसी फॉरेन कंट्रीज में है वो इंडिया में ही काउंट की जाएंगी। क्यों काउंट की जाएंगी? क्योंकि ओन्ड एंड कंट्रोल बाय इंडिया है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है,
अच्छा, पहले ये एम्बेसी क्या होता है ये समझ लीजिए। एम्बेसीज होता है जो भी इंडियन लोग उस फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, उनको उनको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वो उस एम्बेसी में जा कर के अपना वहाँ पे जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो बता करके उसका सॉल्यूशन ले सकें। उनको कोई दिक्कत परेशानी है तो वहाँ पे जाके वो बता सकते हैं। तो ये एक ऑफिस है जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पे सेट किया जाता है अपने इंडिया के लोगों के देखभाल के लिए। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया है ना, तो वो इंडिया में ही काउंट होगा। कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड हैं, उसको भी इंडिया में काउंट किए जाते हैं। तो बच्चों, एयर स्पेस, टेरेस्ट्रियल वाटरशिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, नेचुरल गैस रिग्स और नेचुरल ऑयल रिग्स, ये सारी चीज़ें भले इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हैं, लेकिन उसको हम लोग इंडिया में काउंट करते हैं। ये एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा बच्चों, कई बार इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? कोई इंडिविजुअल हो, कोई हाउस होल्ड हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो। इंडिविजुअल मतलब हम लोग, हाउस होल्ड मतलब हम लोग हो गए, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई फर्म है, कोई कंपनी है, दैट रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो कि किसी कंट्री में रह रहे हैं मोर देन 1 ईयर, मतलब अगर कहीं आपको 1 साल से ज़्यादा रहते हुए हो गया, 1 साल से ज़्यादा रहते हुए अगर आपको उस कंट्री में हो गया, तो आप वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। एक और कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ता है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आपका वहीं पर होना चाहिए। तो अगर आपको 1 साल कहीं रहते हुए हो गया और आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई कर रहा है, तो आप वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब होता है बच्चों, आपकी अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग। आपकी अर्निंग, स्पेंडिंग और सेविंग उसी कंट्री में होना चाहिए। तो अगर आपकी अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग आप उसी कंट्री में हो रही है और आपको उस कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहते समय हो गया, तो आप वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। इसके ही बच्चों कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में क्या है? वो चीज़ें हमें दिख रही हैं कि इंडिया में हैं, हमारे यहाँ पे हैं, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम लोग अपने इंडिया में काउंट नहीं करते। कौन कौन से बच्चों? इंटर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वो हम इंडिया में काउंट नहीं करते। भाई वो हमारे यहाँ घूमने आया है, उसको पकड़ करके जो है हमने, चल बच्ची तुमको हम अपने अपने यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट बना लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। वो घूमने आया है, वो घूम के वापस चला जाएगा, तो उसको नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं करेंगे। ये जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी हम इंडिया में काउंट नहीं करते। भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं काउंट कर रहे हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ को भी काउंट नहीं करेंगे। तो सर ये एम्प्लॉयज़ कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे? भाई ये एम्प्लॉयज़ जहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब बच्चों क्या होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जो पॉलिटिकल फ्रंटियर हमारे गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया है, उनके अंदर जितनी चीज़ें आती हैं वो हमें डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होती हैं। एक्सेप्शंस हैं, फिशिंग वेसल्स, शिप, एयरक्राफ्ट, नेचुरल गैस, ऑयल रिग्स, ठीक है, और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल वाटर्स, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, ये चीज़ें भले ही हमारे इंडिया में ना हो, लेकिन इनको हम लोग इंडिया में काउंट करते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट, भाई अगर आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट और आपको उस कंट्री में रहते हुए 1 साल हो गया है, तो आपको वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉरेन टूरिस्ट और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, इनको हम लोग बच्चों अपने नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते हैं, भले ये हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब बच्चों वो इनकम जो हमने प्रोडक्टिव सर्विसेज देने के बाद कमाई है, और ट्रांसफर इनकम मतलब बच्चों वो इनकम जो हमने कमाई नहीं है, बस हमें मिल गई है। फैक्टर इनकम मतलब वो इनकम जो हम कहीं गए, काम किए, अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए और उसके बाद उसको कमाए। वो इनकम जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के बाद मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। यहाँ पे अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज हम देते हैं। और ट्रांसफर इनकम में वो इनकम जो बिना सर्विस दिए, बिना कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए हमको मिल गई, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
दिस रिफर्स टू इनकम अर्न्ड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कमाते हैं? ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्यों कमाते हैं? क्योंकि वो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज देते हैं। ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर करने के बाद, देने के बाद जो इनकम उनको मिलता है उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं फैक्टर इनकम। भाई कौन कौन से फैक्टर इनकम को मिलता है? वेजेस एंड सैलरी मिलता है अगर हम लेबर की तरह काम किए हैं, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। ये हमारे फैक्टर इनकम है जो कि हमें प्रोडक्टिव सर्विसेज देने के बाद, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देने के बाद मिलती हैं। फैक्टर इनकम को बच्चों हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। फैक्टर इनकम को हम लोग अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि फैक्टर इनकम अर्न्ड इनकम है। फैक्टर इनकम वो इनकम है जो कि हमने कमाई है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। वहीं पे बच्चों ट्रांसफर इनकम, दीज आर द पेमेंट रिसीव विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। ये इनकम हमने बिना कोई सर्विसेज दिए हमको मिल गई हैं, हमने कमाई नहीं है। विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, बिना प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए हमको मिल गई हैं, हमने इसको कमाई नहीं है। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने अर्न नहीं की है। पेंशन, गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, जब काम किए तब काम किए थे, अभी कोई काम नहीं किए ना, फिर भी इसके बदले इनकम मिल रही है, ये हमने कमाई नहीं। स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, काम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, गवर्नमेंट हमको फ्री में पैसा दे रही है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है? ये सारी चीज़ें हमारे ट्रांसफर इनकम, बिना कमाए हमको मिल रहा है। तो ट्रांसफर इनकम को बच्चों हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं है, ये अनअर्न्ड इनकम है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप ऑफ गुड्स इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। कौन कौन से टाइप ऑफ गुड्स हैं? सबसे पहला आता है बच्चों फाइनल गुड्स। गुड्स एंड सर्विसेज रेडी फॉर एंड यूज, नॉट रिक्वायरिंग एनी फर्दर प्रोसेसिंग। वो गुड्स जो कि कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं, इन पे अब कोई काम करना बाकी नहीं है। अगर कोई गुड्स है जिस पे अभी कोई काम करना बाकी है तो वो फाइनल गुड्स नहीं होगा। वो गुड्स जो कि कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, ये बन गया, मैं गया खरीद के लाके यूज कर रहा हूँ, ये फाइनल गुड्स है। कुरकुरे लिया, फाड़ा, खाया, कुरकुरे क्या है? फाइनल गुड्स है। इस पे अब कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्दर प्रोसेसिंग इस पे रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है। ये वो गुड्स हैं जो कि कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं। ठीक है, जैसे ब्रेड, ब्रेड लिया, खाया। कार, कार लिया, चलाया, कंजम्पशन के रेडी है, बन के रेडी है। ठीक है, एजुकेशन सर्विसेज, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, आप सर्विसेज ले रहे हैं, फाइनल सर्विसेज हैं। ठीक है, की पॉइंट, परचेज बाय फाइनल कंज्यूमर और फॉर इन्वेस्टमेंट, या तो कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए लेता है, फाइनल कंजम्पशन के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लेता है। नेक्स्ट आता है बच्चों कंजम्पशन गुड्स। वो गुड्स जो कि हम कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, खाने के लिए ले रहे हैं। तो जो गुड्स हम खाने के लिए ले रहे हैं, कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, यूज करने के लिए ले रहे हैं, उसको हम लोग कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। फाइनल गुड्स परचेज फॉर पर्सनल यूज, किस लिए यूज कर रहे हैं? पर्सनल यूज के लिए, खुद के लिए यूज कर रहे हैं। एंड इमीडिएट कंजम्पशन, और तुरंत उसको लेंगे, खाएंगे। बिस्किट लिया, खा लिया, कंजम्पशन गुड्स। टॉफी लिया, खा लिया, कंजम्पशन गुड्स। चॉकलेट लिया, खा लिया, कंजम्पशन गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हमारे कंजम्पशन के लिए रेडी हैं। ठीक है, फूड, क्लॉथिंग, एंटरटेनमेंट, भाई हॉल में गए, मूवी देखे, चले आए, कंजम्पशन गुड्स। मूवी देखे, कंज्यूम कर लिए। कंज्यूम करना मतलब सिर्फ खाना ही नहीं होता बच्चों, अगर आप उसका आनंद ले रहे हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो भी कंजम्पशन में ही काउंट होता है। ये तुरंत हमारे नीड ऑफ वांट को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट गुड्स। वो गुड्स जिन पे अभी कुछ काम करना बाकी है, ये कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं है, इनमें अभी कुछ ना कुछ काम करना बाकी है। ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किए हैं, अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, इनमें कुछ ना कुछ काम चल रहा है। फाइनल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, अब इनमें कोई प्रोडक्शन वाला प्रोसेस वाला काम नहीं होना है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो कि अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, अभी इनमें कुछ ना कुछ काम होना बाकी है। ठीक है, गुड्स यूज एज इनपुट, इसको इनपुट की तरह हम लोग यूज करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, किसी दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, रिक्वायरिंग फर्दर प्रोसेसिंग, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, अभी हमें इस पे और काम करना है।
ये गुड्स अभी कंजम्पशन के रेडी नहीं है, इनमें अभी कुछ ना कुछ और काम करना बाकी है। इसको बच्चों लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, फाइनल गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स को, कंजम्पशन गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है इसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये अभी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं किए हैं, ये अभी रेडी टू यूज़ नहीं हुए, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता। बच्चों जो फाइनल गुड्स होते हैं उनके अंदर ये इंटरमीडिएट गुड्स लगे हुए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बर्गर लीजिए और बर्गर खा लीजिए, तो बर्गर आपके लिए कंजम्पशन गुड्स हो गया, लेकिन उस बर्गर को बनाने में ब्रेड लगा है, उस बर्गर को लगाने में टिक्की लगा होगा, सॉस वॉस लगा होगा। क्या जब आप दुकानदार से जाते हैं तो आपसे सबका अलग अलग पैसा मांगता है? नहीं, वो जो बर्गर आपको फाइनल बना के दे रहा है, आप वो आपसे सिर्फ उसका पैसा मांगता है। उस पैसे के अंदर सारी जो चीज़ें लगी हैं उनका कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड्स जहाँ यूज़ हुए होंगे जिस चीज़ को बनाने में, उसकी मॉनेटरी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट हो चुकी है। जब उसकी वैल्यू काउंट हो चुकी है तो हमें जो उसके अंदर रॉ मटेरियल लगा है उसकी वैल्यू काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि किसी दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फाइनल गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो गुड्स हेल्प कर रहे हैं उनको हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो बच्चों ये कैपिटल गुड्स होता है, ये भी फाइनल गुड्स का ही पार्ट है। मैंने आपको बताया था फाइनल गुड्स अगर हम ले रहे हैं कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट में बच्चों अगर हम कोई मशीन ले लिए, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, हम कोई मशीन ले लिए तो मशीन हमारे लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स। ये बोर्ड है, ये क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स, क्योंकि कोई ना कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज देने में कर रही है। ये कैमरा है, ये बेंच है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब के सब कैपिटल गुड्स हैं, क्योंकि ये प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही हैं। तो जो चीज़ें किसी सर्विस गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करें उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इसको ही बच्चों नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए फाइनल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये सब के सब क्या है? हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी वैल्यू इन सब में ऑलरेडी इंक्लूड है, आपको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स में मशीनरी आती है, बिल्डिंग आती है, टूल्स आते हैं, व्हीकल्स आते हैं। मशीनरी, बिल्डिंग, टूल्स, व्हीकल, ये सब क्या है? किसी दूसरे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, इसलिए इनको कैपिटल गुड्स कहते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? यहाँ पे देखिए कि ये क्या कहेंगे इसको, चार्ट कहेंगे, आई थिंक चार्ट बना हुआ है। ये आपको ये बता रहा है कि कैसे प्रोसेस चलता है प्रोडक्शन का। सबसे पहले इंटरमीडिएट गुड्स लगते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स लगेंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स से फाइनल गुड्स बनेगा। अब फाइनल गुड्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। भाई अगर हम यूज़ करेंगे तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए हो जाएगा, और अगर उसको हम जो है कहीं इन्वेस्ट कर दें या उसको जो है किसी दूसरे गुड्स को बनाने में यूज़ करें तो उसको हम लोग कैपिटल गुड्स कहेंगे। तो फाइनल गुड्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर उसको हम लेकर के आ रहे हैं खाने पीने खुद के यूज़ करने के लिए तो वो कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा। अगर उसको हम ले जा रहे हैं किसी दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए तो वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। यहाँ से बच्चों आपके कन्वर्जन का पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला सिखाए जाएंगे जो कि कन्वर्जन में आपको हेल्प करेंगे। सर क्या कन्वर्जन में हेल्प करेंगे, ये आगे हम लोग बात करेंगे, इसके लिए परेशान मत होइए, बस इतना जानिए कन्वर्जन में हेल्प करेंगे, कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे। तो आइए हम लोग वो बेसिक फॉर्मूला सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन का मतलब बताता हूँ। डेप्रिसिएशन मतलब बच्चों जब आप किसी असेट को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आपका मोबाइल है, आप नया नया जाइए मार्केट से लीजिए, वो आपको 30,000 का मिला, 1 महीना आप यूज़ कर लिए, फिर उसको आप मार्केट में बेच दिए, क्या आपको वही वैल्यू मिलेगी? नहीं, आपको जो वैल्यू मिलेगा बच्चों वो कुछ कम मिलेगा। जितना कम मिल रहा है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहेंगे। आप कार लीजिए, यूज़ करिए, उसको दोबारा मार्केट में बेचिए, तो उसकी वैल्यू आपको उतनी नहीं मिलेगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब किसी असेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। सर असेट की वैल्यू कम क्यों हो जाती है? बच्चों अगर आप किसी एसेट को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। किसी एसेट का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी।
ऑब्सोलेंस की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, टाइम बीतने की वजह से असेट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर इन सब कारणों की वजह से असेट की वैल्यू कम हो जा रही है तो बच्चों उसको हम लोग डेप्शन बोलते हैं। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट इज कॉल्ड डेप्शन। असेट की वैल्यू कम हो जाती है उसको हम लोग डेप्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। द डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेंस एंड एजिंग ओवर टाइम। वियर एंड टीयर यूज की वजह से, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, या समय बीतने के वजह से। इसको बच्चों कैपिटल कंजम्पशन अलायंस भी कहा जाता है। डेप्शन को कैपिटल कंजम्पशन अलायंस भी कहते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट का भी नाम कहीं ना कहीं दिया जाता है, वो भी डेप्शन के नाम से ही जाना जाता है। क्लियर हो बच्चों डेप्शन मतलब। अब आते हैं हम लोग एक नए वर्ड पे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। बच्चों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ाने से पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब बताना चाहूंगा। किसका मतलब? इन्वेस्टमेंट का मतलब। इन्वेस्टमेंट मतलब बच्चों होता है एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। जो कैपिटल स्टॉक आपके पास है, जब उसमें आप और एडिशन करते हैं तो जो एडिशन आपने किया उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सर कैपिटल स्टॉक मतलब, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बोर्ड है, ये मेरा कैपिटल स्टॉक है। मेरे पास अभी 2 बोर्ड हैं, तो ये 2 बोर्ड मेरे लिए क्या हो गए? ये 2 बोर्ड हमारे स्मार्ट बोर्ड जो है, ये 2 हमारे स्मार्ट बोर्ड हमारे लिए कैपिटल स्टॉक है। मैं एक और खरीद के लेके चला आया, अब हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गए। 2 पहले थे, एक और हो गए। ये जो एक एक्स्ट्रा आया, ये जो एक्स्ट्रा है ये एडिशन हुआ हमारे कैपिटल स्टॉक में। हमारे पास जो स्टॉक था उसमें एक और ऐड हो गया। ये जो एक और आया इसी को हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया इन्वेस्टमेंट मतलब। 10 चेयर हैं आपके पास, आप 5 और लेके चले हैं, तो जो 5 और चेयर लेकर के आए वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। आपके पास एक बाइक थी, आप एक स्कूटी और लेके चले आए, तो एक स्कूटी और लेकर के चले आए, वो आपके लिए क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। बस इन्वेस्टमेंट भाई बिजनेस में होता है, ऐसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सारे एग्जांपल दिए जा रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया, तो अब आपको मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एक आसान मतलब बताता हूं। बुक का जो डेफिनेशन है वो तो डेफिनेशन है ही है, मैं आपको एक आसान मतलब बताता हूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का और नेट इन्वेस्टमेंट का। बच्चों असेट को खरीदते टाइम जो उसकी वैल्यू होती है, जब आप असेट को खरीद रहे हैं उस टाइम पे जो उसकी वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जब आप असेट को खरीद रहे हैं उस टाइम पे जो उसकी वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और मान लीजिए 2 साल आपने असेट को यूज कर लिया, 2 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो गई, तो 2 साल बाद जो उसकी वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख की कोई मशीन खरीदी। कितनी खरीदी बच्चों? आपने 10 लाख की कोई मशीन खरीदी, 2 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 6 लाख, तो 10 लाख क्या हो गया? 10 लाख हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। खरीदते टाइम जो वैल्यू है उसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और 6 लाख आज की डेट में उसकी वैल्यू है 2 साल यूज करने के बाद, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? अब एक बात बताइए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 10 लाख में था, नेट इन्वेस्टमेंट 6 लाख में है, 2 साल यूज किए इसलिए कम हो गई। तो जब हम किसी एसेट को 2 साल तक यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब उसकी वैल्यू कम होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। भाई 10 लाख का खरीदे थे और आज की डेट में उसकी वैल्यू 6 लाख हो गई। क्यों 6 लाख हो गई? 2 साल यूज कर लिए। तो जब आप किसी चीज को 2 साल यूज किए हैं, किसी एसेट को 2 साल यूज किए हैं, उसकी वैल्यू जितनी कम हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या आता है? डेप्रिसिएशन आता है। तो अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले कितनी वैल्यू है? 10 लाख, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कितनी वैल्यू है? 6 लाख। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब बताइए, तो जो एडिशन हमारे स्टॉक में हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। जो एडिशन एक्चुअल एडिशन हमारे स्टॉक में हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वो नेट इन्वेस्टमेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक। ये हमारे स्टॉक में ऐड हुआ है बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले जो हमारे स्टॉक में एडिशन हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। द एक्चुअल एडिशन मेड कैपिटल स्टॉक गिवन पीरियड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आफ्टर डेप्रिसिएशन आप लिख सकते हैं। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आज के डेट में जो उस इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट
डेप्शन माइनस करने से पहले वाली वैल्यू जितने में हमने खरीदा था, नेट इन्वेस्टमेंट आज के डेट में उसकी एक्चुअल वैल्यू डेप्शन माइनस करने के बाद वाली। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है, इफ अ कंपनी मेक्स अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख, एक कंपनी जो कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करती है एक नई मशीन खरीदने में, उस पर डेप्शन चार्ज होता है 3 लाख का। उसने कितने खरीदा? 10 लाख का खरीदा, उस पर डेप्शन कितना चार्ज हो गया? 3 लाख का। तो उसकी नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 7 लाख। तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ये नेट इन्वेस्टमेंट है और ये हमारा डेप्शन है। क्लियर बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि ग्रॉस और नेट के बीच में बच्चों डेप्शन का यूज है। ग्रॉस से अगर नेट जाना है तो हम लोग माइनस डेप्शन करेंगे। 10 लाख की उसकी वैल्यू, 3 लाख यूज कर लिए तो उसकी वैल्यू कितनी बची? 7 लाख। और नेट से ग्रॉस आना है तो प्लस डेप्शन। भाई 7 लाख मालूम था, 3 लाख डेप्शन ऐड कर लीजिए तो ग्रॉस वैल्यू मिल जाएगा ना, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट ही था। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों? तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करते हैं? ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्शन और नेट से ग्रॉस आने के लिए प्लस डेप्शन। ये एक आपका बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया भाई? ग्रॉस से सर नेट जाना है तो माइनस डेप्शन करेंगे और नेट से अगर ग्रॉस आना है तो प्लस डेप्शन करेंगे। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके होगा नहीं न्यूमेरिकल, इसलिए इसको याद रखना है। तो पहला बेसिक फॉर्मूला आपने सीखा, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्शन करते हैं और नेट से ग्रॉस आने के लिए प्लस डेप्शन करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पे चलने से पहले आप सीखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। यहाँ पे फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। बाहर से मतलब इंडिया को छोड़ करके, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। भाई इंडिया को हटा दीजिए तो इंडिया के अलावा जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं उन सब से जो पैसा हमारे इंडिया में आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया को छोड़ करके इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ जो पैसा हमारे इंडिया में आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर कैसे आ रहा है ये पैसा? फैक्टर सर्विसेज देने के बाद। मतलब इंडिया से अगर कोई फैक्टर सर्विसेज फॉरेन कंट्री में दी जाए और वहाँ से उसके बदले जो पैसा हमारे इंडिया में आए, फैक्टर सर्विसेज के बदले जो पैसा हमारे इंडिया में आए उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा हम सर्विसेज ले ही, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम सर्विसेज मंगवाएं उनसे। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं हो कि हम सर्विसेज दें, हम सर्विसेज दिए, वो पैसा दिए तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम सर्विसेज लें, हम फॉरेन कंट्री से किसी पर्सन को बुलाए इंडिया में कि भैया आप आइए हमारा ये काम कर दीजिए, वो आया हमारा काम कर दिया तो हमसे क्या लेगा? पैसा लेगा। और पैसा लेके क्या होगा? अपनी कंट्री में चला जाएगा या अपनी कंट्री में भेज देगा। तो उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। मतलब फॉरेन कंट्री जो पैसा इंडिया में आए और इंडिया जो पैसा फॉरेन कंट्री में जाए। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए हम जो है फॉरेन कंट्री में जा करके पढ़ाएं और वहाँ से पैसा कमा करके इंडिया में भेज दें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और वहीं पर कोई कंपनी है जो कि नई मशीन इंस्टॉल की है, उसको वो मशीन समझ में नहीं आ रही, नई मशीन है तो कहाँ समझ में आएगी? वो टेक्नोलॉजी कहाँ की? फॉरेन कंट्री की है। तो उसने जिस कंट्री की वो टेक्नोलॉजी थी उस कंट्री से 2-4 लोग बुला लिए कि भैया आप आइए हमारे कंट्री में, हमारे वर्कर को इस मशीन को चलाना समझा दीजिए। तो बोला आएंगे तो पैसा लेंगे। ठीक है, पैसा देंगे। तो वो फॉरेन कंट्री जो है अपने कुछ लोगों को भेजी यहाँ पर इंडिया में, आया, सभी वर्कर को काम सिखाया और यहाँ से पैसा लेके फॉरेन कंट्री में चला गया। तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। जितना पैसा आया फ्रॉम अब्रॉड, जितना पैसा इंडिया से बाहर गया पेड टू अब्रॉड। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, हमको वहाँ से मिला 10 लाख, मैं वहाँ गया था पढ़ाने, वहाँ से हमें पैसा कितना मिला? 10 लाख। वो लोग आए यहाँ से काम करके चले गए, उनको मिला 3 लाख। यहाँ से इंडिया से कितना पैसा लेके चले गए? 3 लाख रुपए लेके चले गए। आया 10 लाख, गया 3 लाख, नेट कितना हुआ? नेट बच्चों हमारे इकोनॉमी में रह गया 7 लाख रुपीस। तो हमें बच्चों यही
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जानना है। देखिए पहले फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझिए। दिस इज द इनकम अर्नड बाय कंट्री नॉर्मल रेसिडेंट, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा जो इनकम कमाई जा रही है फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम कोई फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज इनकम पेड टू द नॉन रेसिडेंट, किसी एनआरआई को हम पैसा दे रहे हैं, वो आ रहा है हमारे यहाँ पे और हमसे काम करा के हमसे पैसा लेकर के जा रहा है। फॉर द फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, वो हमारे इंडिया में आया, काम किया, इंडिया से काम करके पैसा लेकर चला गया, उसको बोलेंगे इन फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो आपको फ्रॉम अब्रॉड मालूम है, पेड टू अब्रॉड मालूम है। मान लीजिए इंडिया से आया, बाहर से आया इंडिया में 10 लाख रुपीस और इंडिया से बाहर गया 6 लाख रुपीस, तो नेट इंडिया में कितना बचा? नेट इंडिया में बचा 4 लाख रुपीस। ये 4 लाख रुपीस आपने कैसे निकाला? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर जो पैसा इंडिया में आया, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो ये बच्चों हमारा NFIA का फॉर्मूला हो गया। तो अगर आपसे बोला जाए कि NFIA निकालिए, तो आप उस फॉर्मूले में देखेंगे कि बाहर से कितना पैसा आया है और कितना पैसा इंडिया से बाहर गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कन्वर्जन में यूज होता है, ये भी कन्वर्जन में यूज होता है। सर कहाँ कन्वर्जन में यूज होता है? तो आइए मैं आपको इसको बताता हूँ। एक होता है डोमेस्टिक इनकम, एक होता है डोमेस्टिक इनकम और एक होता है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब हमारे इंडिया में जो इनकम कमाई गई, नेशनल इनकम मतलब इंडिया में जो इनकम कमाई गई प्लस बाहर की इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाने के लिए बच्चों हम लोग प्लस NFIA करते हैं, और नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम आने के लिए हम लोग माइनस NFIA करते हैं। इंडिया में रह करके हमने 10 लाख रुपीस कमाया, फॉरेन कंट्री से नेट जो वैल्यू हमने कमाई वो 3 लाख कमाई, तो टोटल नेशनल इनकम कितना कमाया? तो डोमेस्टिक इनकम हमने 10 लाख कमाया और नेशनल इनकम कितना कमाया? 13 लाख। 13 लाख कैसे आया? डोमेस्टिक इनकम में जब बाहर की इनकम हम ऐड करते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिलता है। डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, तो हमें क्या मिलेगा? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम माइनस, सॉरी नेशनल इनकम में से NFIA माइनस कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम। मतलब डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA करते हैं और नेशनल डोमेस्टिक आने के लिए माइनस NFIA करते हैं। बच्चों ये बहुत ध्यान रखिएगा। पहला क्या ध्यान रखना है? सर ग्रॉस से नेट वाला। दूसरा को क्या ध्यान रखना है? डोमेस्टिक से नेशनल वाला। पहला ये ध्यान रखना है ग्रॉस से नेट वाला, दूसरा डोमेस्टिक से नेशनल वाला ध्यान रखना है। अभी एक और आपको ध्यान रखना है, वो आपको अभी बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला बच्चों है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडी माइनस कर लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले आप इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये समझ लीजिए, उसके बाद इन सब्सिडी समझ लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स में जब सब्सिडी माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो भी टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज पे दी जा रही हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस, दीज आर टैक्सेस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। कौन इम्पोज करता है? कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाता है। किस पे लगाता है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज बनाने में, गुड्स और सर्विसेज बेचने खरीदने में जो भी टैक्सेस लग रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आज के डेट में बच्चों उसको GST के नाम से जाना जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इसका एग्जाम्पल है। कई बार क्वेश्चन में जो है इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ GST का नाम दे देगा, तो उसको भी आप इनडायरेक्ट टैक्स ही समझिएगा। ठीक है, कंपलसरी पेमेंट है भाई, आपको हर एक हाल में देना ही देना है। इसकी वजह से मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। मार्केट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पर गुड्स मार्केट में बिकेंगे, जिस प्राइस पर गुड्स मार्केट में बिकेंगे। मान लीजिए कोई गुड्स है जो कि आपने 10,000 का प्रोड्यूस किया, 2,000 रुपये इस पर आपने टैक्स दे दिया। अब आप इसको मार्केट में कितने में बेचेंगे? भाई 10,000 तो आपका लगा बनाने में, 2,000 रुपये आपने गवर्नमेंट को दे दिया, तो ये 2,000 रुपये जो आप गवर्नमेंट को दिए कि अपने जेब से देंगे?
हाँ सर, आपको देना उस टाइम पे आपको अपने जेब से ही पड़ेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, उसको कंज्यूमर से जिसके लिए गुड्स बनाए हैं उससे रिकवर कर लेंगे। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है मालूम है? वो टैक्स जिसका बर्डन डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं पड़ता, हम किसी के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। किसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं? अल्टीमेटली इसका बर्डन फाइनल कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है, मतलब पे कोई और करता है लेकिन उसका बर्डन किसी और के ऊपर पड़ता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो फिलहाल 10,000 रुपया आपने गुड्स को बनाने में लगाया, 2,000 रुपया आप टैक्स दिए, तो ये टैक्स किससे लेंगे? आप पब्लिक से ले लेंगे। तो गुड्स कितने का मार्केट में बेचेंगे आप? 10,000 रुपया जो लगा, 2,000 रुपया आपने गवर्नमेंट को दिया, टोटल आप गुड्स कितने बेचेंगे? 12,000 में गुड्स मार्केट में बेचेंगे। तो टैक्स लगने की वजह से क्या हो गया? गुड्स की प्राइस बच्चों, मार्केट प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। गुड्स की मार्केट प्राइस बढ़ गई। तो इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स की मार्केट प्राइस बढ़ा देता है। यहाँ पे देखिए जीएसटी दिया हुआ है, बाकी कस्टम ड्यूटी ये सब आपको नहीं ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है सब्सिडीज, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट लगता है कुछ चीज़ें जो कि कंज्यूमर के लिए ज़रूरी हैं और वो महंगी बिक रही हैं, तो गवर्नमेंट क्या करता है? उसके कुछ रेट डाउन कर देता है। गवर्नमेंट कुछ पैसा आपको उसमें से वापस कर देता है। जैसे आपके गैस सिलेंडर वाला केस है, एलपीजी जो गैस सिलेंडर आप खरीदते हैं उसमें से 50-60 रुपया गवर्नमेंट वापस कर देता है आपके लिए। तो जो 50-60 रुपया आपको वापस आ रहा है वही आपके सब्सिडी है। सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब बच्चों फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। कौन प्रोवाइड करा रहा है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है टू द प्रोड्यूसर। किसको प्रोवाइड करा रही है? प्रोड्यूसर को। किस लिए प्रोवाइड करा रही है? टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप कुछ गुड्स और सर्विसेज को लगातार प्रोड्यूस करते रहें ताकि गवर्नमेंट उस अच्छे देखिए आपको एक शॉर्ट तरीके बताते हैं। किसी गुड्स और सर्विस को आप क्यों प्रोड्यूस करेंगे? जब आपको बेनिफिट हो। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये जो सेलर है या जो ये प्रोड्यूसर है इसको उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है और ये इस गुड्स का प्रोडक्शन बंद करने वाला है, लेकिन ये गुड्स हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नमेंट आके क्या बोलेगी? गवर्नमेंट आके आपको बोलेगी यार तुम ये काम करते रहो, तुम्हें प्रोडक्शन करते रहो, तुम्हें हम कुछ फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करा देते हैं, आपको कुछ सब्सिडी हम प्रोवाइड करा देते हैं। क्लियर हो गया? तो गवर्नमेंट को जब लगता है कि कुछ चीज़ें का प्रोडक्शन जरूरी है हमारी इकोनॉमी के, तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देना स्टार्ट कर देती है। एलपीजी गैस हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट इसलिए उस पर सब्सिडी दे रही है। अगर कोयला वाला यूज़ होगा तो भाई उससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होंगे जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करेंगे। उसका नुकसान गवर्नमेंट को और हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका प्रोडक्शन बंद करने के लिए गवर्नमेंट ये आपको जो है सब्सिडी दे रही है ताकि आप एलपीजी गैस यूज़ करें। तो इन शॉर्ट आपको मैं बताता हूँ, सब्सिडी मतलब वो फाइनेंशियल हेल्प जो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा रही है किसी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, बाय इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्स हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और सब्सिडी मतलब जो फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट हमको दे रही है। तो भाई मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने 2 लाख रुपीस का कोई गुड्स जो है प्रोड्यूस किया, उस पर हमने जो है 50,000 रुपीज़ टैक्स दे दिया। कितना रुपये गुड्स प्रोड्यूस किया? 2 लाख रुपीज़ का गुड्स प्रोड्यूस किया, उस पर हमने 50,000 रुपीज़ गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। उसमें से गवर्नमेंट ने 20,000 रुपीज़ वापस कर दिया सब्सिडी के नाम से। तो अब मेरे नेट कितना पड़ा? 2,30,000। और नेट टैक्स कितना पड़ा? नेट टैक्स पड़ा सिर्फ 30,000। 50,000 रुपये टैक्स दिया गवर्नमेंट, जिसमें 20,000 रुपये वापस कर दिया, तो एग्जैक्टली मेरी जेब से कितना गया टैक्स के नाम से? टैक्स के नाम से 30,000 गया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर आप सब्सिडी माइनस कर लेंगे तो उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में से, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर आप सब्सिडी माइनस कर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका भी बच्चों एक जगह यूज होता है, उसको मैं आपको बताता हूं। एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट जो कि गुड्स को बनाने में लगा है। मार्केट प्राइस वो प्राइस जिस प्राइस पे हम गुड्स को मार्केट में बेच रहे हैं। तो अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है
तो प्लस NIT करते हैं, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आना है तो माइनस NIT करते हैं। क्लियर हो गया? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आना है तो प्लस NIT, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस NIT। एग्जाम्पल, मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट आपका 1,00,000 रुपीज है, 30,000 रुपये आपने NIT गवर्नमेंट को दिया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपने गवर्नमेंट को दे दिया। अब आप उसको कितने बेचेंगे? 1,30,000 में। 1,00,000 रुपया कॉस्ट, उसमें आपने टैक्स ऐड किया, अब आप उसको मार्केट में कितने बेचेंगे? 1,30,000 में। मतलब फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस आने के लिए आपने क्या किया? NIT ऐड किया कि नहीं किया? वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं कि 1,30,000 मार्केट प्राइस है, उसमें जो है टैक्स 30,000 है, तो प्रोड्यूस कितने में किए होंगे? तो आप 1,30,000 मार्केट प्राइस में से टैक्स माइनस कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। इन शॉर्ट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए प्लस NIT, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस NIT। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको जो है, हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा, तीनों का मैं आपको कंबाइन करके दिखाता हूँ। पहला, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्शन करते हैं, नेट से ग्रॉस आने के लिए प्लस डेप्शन करते हैं। पहला हो गया। दूसरा, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाने के लिए प्लस NFIA करते हैं, और नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम आने के लिए माइनस NFIA करते हैं। तीसरा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस NIT करते हैं, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आने के लिए प्लस NIT करते हैं। बच्चों, ये 3 फॉर्मूला आपके जुबान पर होने चाहिए, आपको रटे रटाए होने चाहिए, तब जा कर के आप जो है आगे का कन्वर्जन वाला केस कर पाएंगे। तो इनको याद कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम लोग चले अपने कन्वर्जन वाले टॉपिक पर कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आइए समझिए। देखिए बच्चों, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये 3 चीज़ें हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहाँ पे बच्चों या तो ग्रॉस वर्ड होगा या तो नेट वर्ड होगा। 3 वर्ड है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये तीसरे को काउंट नहीं करना है, प्रोडक्ट वाले में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए पहला, दूसरा और MPA तीसरा। पहला G, दूसरा D और तीसरा MPA तीसरा। ठीक है, तो पहले वर्ड पे या तो ग्रॉस हो सकता है या तो नेट हो सकता है। तो भाई ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माइनस डेप्शन करते हैं, और नेट से ग्रॉस आने के लिए प्लस डेप्शन। मतलब यहाँ पे अगर कोई चेंज होगा तो हम लोग उसको सही करने के लिए डेप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे बच्चों या तो डोमेस्टिक इनकम होता है या तो नेशनल इनकम होता है। अगर डोमेस्टिक इनकम है तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA करते हैं, और नेशनल डोमेस्टिक आने के लिए माइनस NFIA करते हैं। यहाँ पे अगर दूसरे नंबर पे अगर कोई चेंज होगा तो उसको हम लोग NFIA के थ्रू सही करेंगे। या तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा या तो नेशनल से डोमेस्टिक आना होगा, इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। पहले नंबर पे कोई चेंज होगा तो या तो ग्रॉस से नेट जाना होगा या तो नेट से ग्रॉस, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दूसरे वाले पे डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा या तो नेशनल से डोमेस्टिक आना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तीसरे वाला बहुत अच्छा आदमी है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। चौथा, मार्केट प्राइस। भाई मार्केट प्राइस या तो यहाँ पे मार्केट प्राइस हो सकता है या तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट हो सकता है, इसके अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। या तो यहाँ पे मार्केट प्राइस होगा या तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। तो मार्केट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए प्लस NIT करेंगे, अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए माइनस NIT करेंगे।
ये 3 हो गए आपके, सबसे पहला ग्रॉस वाला, दूसरा डोमेस्टिक वाला और तीसरा मार्केट प्राइस वाला। ये 3 फॉर्मूले बच्चे जो है आपके दिमाग में, आपके टाइम, आपके जुबान पे ऑल टाइम होना चाहिए, ताकि आप कन्वर्जन कर सकें। इसको देख लीजिए ताकि हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स करें कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि GDP एट MP दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। फाइंड NDP एट MP। GDP एट MP गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। आपको बोला है NDP एट MP निकालिए। तो बच्चों जो निकालने को बोलेगा इसको इक्वल टू के इस साइड लिखेगा, जो निकालने को बोलेगा उसको इक्वल टू के इस साइड लिखेगा, और जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको इक्वल टू के इस साइड लिखेगा, ठीक है। जो निकालना है इक्वल टू के इस साइड, जो दिया है इक्वल टू के इस साइड। अब आपको तो 3 वर्ड GD और MP। अब ये 3 पे देखिए क्या क्या है। यहाँ पे G है, पहला वर्ड का पहला से मैच करिए, यहाँ पे G है, यहाँ पे N है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको नेट फाइंड करना है ना। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए बच्चों क्या करते हैं? ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम लोग करेंगे माइनस डेप्रीसिएशन। डी से डी जाने के लिए कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। दूसरे नंबर पे भी डी है, उधर उस साइड भी, और इस साइड भी दूसरे नंबर पे डी है, कोई चेंज नहीं। तीसरे नंबर कोई चेंज होता नहीं है। चौथे नंबर का इधर भी MP है, इधर भी MP है, तो कोई चेंज नहीं। डी पे डी जाने कोई चेंज नहीं। चेंज कब होगा? जब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू में डिफरेंस हो। यहाँ ग्रॉस हो, यहाँ नेट हो, या यहाँ नेट हो, यहाँ ग्रॉस हो, ठीक है। तो यहाँ ग्रॉस था, अपने को क्या फाइंड करना था? नेट फाइंड करना था। तो ग्रॉस नेट जाने के लिए हमने क्या कर लिया? माइनस डेप्शन कर लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कैलकुलेट GNP एट MP, और क्वेश्चन में दिया हुआ है NDP एट MP। यहाँ का पहला वर्ड देखिए और यहाँ का पहला वर्ड देखिए। यहाँ पे नेट है, यहाँ पे ग्रॉस है, ये फाइंड करना है अपने को। तो नेट से ग्रॉस जाने के लिए, बच्चों प्लस डेप्शन। यहाँ पे दूसरा वर्ड देखिए और यहाँ पे दूसरा वर्ड देखिए। यहाँ पे दूसरे वर्ड में D है, यहाँ पे दूसरे वर्ड में N है। तो D मतलब डोमेस्टिक इनकम, N मतलब नेशनल इनकम। अपने को नेशनल इनकम चाहिए, तो डोमेस्टिक से कहाँ आना है ना बच्चों? डोमेस्टिक से हम लोग को नेशनल इनकम पे आना है। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम आने पे लिए प्लस NFIA, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं। NNP एट FC क्वेश्चन में दिया है, बोला है GDP एट FC दिया हुआ है। फाइंड NNP एट FC व्हेन GDP एट FC इज गिवन। तो यहाँ पे पहला वर्ड देखिए G है, यहाँ पे पहला वर्ड N है। G ये हमको फाइंड करना है, तो ग्रॉस नेट आना पड़ेगा भाई। जो फाइंड करना है वहाँ तक आपको आना पड़ेगा। तो ग्रॉस नेट आने के लिए माइनस डेप्शन। डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए, डोमेस्टिक इधर है, इधर नेशनल है, डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए डोमेस्टिक से नेशनल आने के लिए प्लस NFIA करते हैं। तीसरे से तीसरा कुछ होता ही नहीं है, चौथे पे FC है और यह भी चौथे पे FC है। एक और एग्जांपल, NDP एट FC दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है GNP एट MP। यहाँ पहला वर्ड देखिए क्या है? ग्रॉस है। यहाँ पहला वर्ड क्या है? नेट है। ग्रॉस से नेट आने के लिए प्लस डेप्शन। यहाँ पे दूसरा वर्ड देखिए, यहाँ पे दूसरा वर्ड N है, यहाँ पे दूसरा वर्ड D है। नेशनल डोमेस्टिक आने के लिए, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, बड़े से छोटा आने के लिए माइनस NFIA। यहाँ पे MP है और यहाँ पे FC है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए माइनस NIT। क्लियर हो गया बच्चों? ये तो इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। पहले वर्ड को पहले वर्ड से मैच किया जाता है। अगर दोनों सेम है तो ठीक है, दोनों सेम नहीं है तो जो निकालना है और जो दिया है उससे कन्वर्ट कर लीजिए जो निकालना है। दूसरे वर्ड को दूसरे वर्ड से मैच करते हैं। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं सेम है तो जो निकालना है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। तीसरा हमेशा सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और चौथे वर्ड को चौथे वर्ड से मैच करते हैं और देखते हैं अगर सेम है तो ठीक है, नहीं सेम है तो जो निकालना है उसमें कन्वर्ट
कर लेते हैं, और जो कन्वर्ट करते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पे प्लस माइनस करके लिखते चलते हैं। वो वही 3 यूज़ होंगे, इसके अलावा कुछ और यूज़ होने वाला बच्चों नहीं है। इसको देख लिए ताकि हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करें। अब आइए हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स करते हैं। बोला है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब बच्चों होता है एनडीपी एट एफसी। आपको क्या निकालने को बोल रहा है? आपको बच्चों एनडीपी एट एफसी निकालने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है। सॉरी, एनडीपी एट एफसी क्वेश्चन आपको निकालना है। क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी आपको निकालना है, और जीएनपी एट एफसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एनडीपी एट एफसी निकालना है, जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है। पहले हम लोग बच्चों फॉर्मूला बनाएंगे। पहले फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? यहाँ पे पहला वर्ड ग्रॉस है, यहाँ पे पहला वर्ड नेट है, तो अपने को नेट फाइंड करना है। तो ग्रॉस नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेट जाने के लिए माइनस डेप्शन। यहाँ पे दूसरा वर्ड देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा वर्ड नेशनल है और यहाँ पे डोमेस्टिक है। अपने को डोमेस्टिक फाइंड करना है, तो नेशनल डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस NFIA। यहाँ पे तीसरा वर्ड देखिए, यहाँ पे तीसरा वर्ड फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे भी तीसरा वर्ड क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। तो जब सेम है तो इससे हमको मतलब नहीं है। वैल्यू पुट किया जाए, जीएनपी एफसी कितना दिया हुआ है? 2700। डेप्शन कितना दिया हुआ है बच्चों? देखिए ये डेप्शन है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, यही डेप्शन है। डेप्शन कितना दिया हुआ है? डेप्शन दिया हुआ है 150। एनएफआईए कितना दिया हुआ है? एनएफआईए निकालने का फॉर्मूला क्या था? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। एनएफआई निकालने का फॉर्मूला बताया गया था, बाहर जितना पैसा इंडिया में आया माइनस इंडिया से जितना पैसा बाहर गया। तो बाहर से कितना पैसा फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इंडिया में आया? 150 माइनस इंडिया से कितना पैसा बाहर गया? 180। माइनस कर लीजिए बच्चों, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2700 माइनस 150 माइनस 30। आया ज़्यादा गया कम, इसको बोलते हैं नेगेटिव एनएफआईए। बच्चों नेगेटिव एनएफआईए मतलब इंडिया से गया ज़्यादा, इंडिया से पैसा फॉरेन कंट्री में गया ज़्यादा और आया कम। और पॉजिटिव एनएफआईए मतलब बाहर से फैक्टर सर्विसेज देने के बाद पैसा आया ज़्यादा और फैक्टर सर्विसेज लेने के बाद इंडिया जो पैसा गया वो गया कम। आया ज़्यादा गया कम, पॉजिटिव एनएफआईए। गया ज़्यादा आया कम, नेगेटिव एनएफआईए। जितना आया उतना ही गया, बैलेंस एनएफआईए। ठीक है, ये तीन ये भी दिमाग में रखिएगा। तो ये फिलहाल अपने क्वेश्चन चलते हैं। 2700 माइनस 150 और इधर ये अपना प्लस हो जाएगा। देखिए 2700 माइनस 150, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 30। सॉल्व कर लीजिए इसको। 2700 माइनस 150 प्लस 30 कितना हो गया? 2580। क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन में एनडीपी एफसी निकालने को बोला था, तो जो निकालने को बोला था उसको इधर लिख दिया। जीएनपी एफसी दिया हुआ था, जो दिया हुआ था इसको इधर लिख दिया। फॉर्मूला बना लिया, क्रॉस नेट जाने के लिए माइनस डेप्शन, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एनएफआईए। 2700 यहाँ पे दिया था जीएनपी एफसी, उसकी वैल्यू लिख दिया, डेप्शन की वैल्यू लिख दिया। एनएफआईए दिया नहीं था तो एनएफआईए निकाल लिया, इन दोनों को माइनस और प्लस करके, ठीक है, माइनस करके निकाल लिया यहाँ पे। फिर सॉल्व कर लिया तो अपना आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ पे? आइए क्वेश्चन इसका और देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, आपको क्या बोल रहा है? जीएनपी एट एफसी आप बताइए, कब बताइए? जब एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है, एनडीपी एट एमपी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बच्चों जीएनपी एट एफसी आपसे पूछ रहा है, एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। नेट, यहाँ पे पहला वर्ड नेट, यहाँ पे पहला वर्ड ग्रॉस, मतलब चेंज है, तो नेट से ग्रॉस आने के लिए प्लस डेप्शन करते हैं। यहाँ पे दूसरा वर्ड डोमेस्टिक, यहाँ पे दूसरा वर्ड नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल आने के लिए बच्चों
प्लस NFIA करते हैं। यहाँ पे तीसरा वर्ड MP है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे भी चेंज है तो यहाँ भी फॉर्मूला बनेगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए माइनस NIT करते हैं। अब सबकी वैल्यू प्लॉट करते हैं। NDPT कितना दिया हुआ है बच्चों? 80,000। डेप्शन कितना दिया हुआ है? 4950। NFIA कितना दिया हुआ है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में 200 दिया हुआ है। NIT कितना दिया हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। NIT कितना दिया हुआ है बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी निकालना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स देखिए 10,600 और सब्सिडी 1770। 10,600 माइनस 1770 कितना आ जाएगा? 8830 ये आ गया। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -200 प्लस 4950 और 80,000। 100 कर लिए बच्चों। 80,000 प्लस 4950 माइनस 200 माइनस 8830 75920 कितना आ गया बच्चों? 75920। क्लियर हो गया ये? एंड GNPT फाइंड करना था, NDPT दिया हुआ था। नेट से ग्रॉस जाने के लिए प्लस डेप्शन कर लिया, डोमेस्टिक नेशनल आने के लिए प्लस NFI कर लिया, MP सब्सिडी आने के लिए माइनस NIT कर लिया। फिर सबकी वैल्यू दी हुई थी उसको प्लॉट कर लिया। NIT की वैल्यू दी नहीं थी तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके हमने फॉर्मूला निकाल लिया और उसकी वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद सॉल्व कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों और इसका देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों देखिए आपको बोल रहा है कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर्मूले के बीच में से कोई वैल्यू आपको निकालने को बोल रहा है। बच्चों अगर फॉर्मूले के बीच में से कोई वैल्यू आपको निकालने को, यहाँ से कोई वैल्यू निकालने को बोलेगा तो इक्वल टू के इस साइड वाली वैल्यू, इक्वल टू के इस साइड वाली, दोनों की दोनों वैल्यू आपको दी रहेंगी। जब दोनों वैल्यू आपको दी रहेंगी तो फॉर्मूला बनाने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला है कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। NDPT गिवन है, सब्सिडी दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्शन भी अपना दिया हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, सब्सिडी दो बार यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका होगा GNP@MP। ये आपका सब्सिडी नहीं, ये आपका GNP@MP होगा। तो GNP@MP दिया हुआ है, NDPT दिया हुआ है, बोल रहा है कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या आएगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में NDPT दिया हुआ है, NDPT दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो भाई जब इनडायरेक्ट टैक्स पूछेगा तो इक्वल टू के इस साइड वाला इस साइड वाला दोनों वैल्यू आपको देगा। तो NDPT दिया हुआ है, GNPT भी दिया हुआ है। पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। ग्रॉस से नेट जाने के लिए, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्शन करते हैं। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए बच्चों, नेशनल डोमेस्टिक जाने के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए, नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है, बड़े छोटा जाने के लिए माइनस NFIA करते हैं। MP से FC जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए, मार्केट प्राइस बड़ा है फैक्टर कॉस्ट छोटा है, बड़े छोटा जाने के लिए माइनस NIT करते हैं। ठीक है, अब वैल्यू प्लॉट करते हैं। NDPT कितना दिया होता? 55,915। GNPT कितना दिया हुआ है? 58,350। डेप्शन कितना दिया हुआ है बच्चों? 1625। NFI कितना दिया हुआ है? NFI फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, दोनों अलग अलग दिया है। इसकी यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 625, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 865। ठीक है, माइनस NIT बच्चों दिया हुआ है नहीं, NIT में सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी दिया हुआ है। तो भाई NIT का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और सब्सिडी की वैल्यू अपने को दी हुई है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? 55,915 माइनस इज इक्वल टू 58,350
-1625, इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों ब्रैकेट वाला। कितना आ जाएगा? 625 माइनस 865 माइनस 240 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स अपने को मालूम नहीं है। सब्सिडी कितना दिया हुआ है बच्चों? सब्सिडी यहाँ पे देखिए, सब्सिडी कितना दिया हुआ है? 1540, ये तो माइनस 1540, ठीक है। और छोटा कर लेते हैं, 58350, पहले यहाँ 55915 लिख लीजिए, फिर 58350 माइनस 1625 प्लस 240, बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 240 कितना हो गया? 56965, ठीक है। माइनस ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 1540। अब 55915 फिर 56965 प्लस 1540 58505 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इधर लाके इसको माइनस कर लीजिए बच्चों। 55915 2590 2590 आपका इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। तो अगर बच्चों एक चीज अपने दिमाग में बैठा लिए, अगर क्वेश्चन में फॉर्मूले के बीच से कुछ गायब करेगा, फॉर्म तो परेशान नहीं होना, फॉर्मूले के बीच से कुछ गायब करेगा तो आपको इस साइड की वैल्यू, इस साइड की वैल्यू, दोनों वैल्यू आपको दी रहेगी। वैल्यू प्लॉट करिएगा, फॉर्मूला बनाइएगा, जो जो वैल्यू दी है उसको रखने के बाद जो गायब है उसको, उसका नाम यूज करिएगा, सॉल्व करिएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? तो आज के वीडियो को बच्चों यहीं पर मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। इसके जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, आप लोग घर पे बैठ के लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस है, इसलिए इसको मजबूत रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेशनल इनकम के मेथड्स के न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा और सॉल्व कराऊँगा। क्या प्रिकॉशंस होते हैं वो उसमें बताए जाएंगे, क्योंकि प्रिकॉशंस और उसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज की वीडियो को बच्चों लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।